बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। पाकिस्तान दारुल हुकूमत के एक कोठी के कमरे में ऑस्टन और डेविड दोनों मौजूद थे। उनके दरमियान मेज पर शराब की बोतल रखी हुई थी और वो दोनों अपने अपने सामने रखे हुए गिलासों में से चुस्कियां ले लेकर शराब पीने में मसरूफ थे कि अचानक साथ पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो ऑस्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑस्टन बोल रहा हूं, ऑस्टन ने कहा। जोसेफ बोल रहा हूं बॉस, मैंने सिडनी का एक अहम सुराग लगा लिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। चूंकि फोन में लाउडर का बटन ना सिर्फ मौजूद था बल्कि मुस्तकिल तौर पर प्रेस भी था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ऑस्टन के सामने बैठे हुए डेविड के कानों तक भी बखूबी पहुंच रही थी। इसलिए जोसेफ की बात सुनकर ना सिर्फ ऑस्टन बल्कि डेविड भी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, कैसे? तफसील बताओ, ऑस्टन ने चौंक कर कदे हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, ब्लू मून क्लब के एक बूढ़े बेटे को मैंने जब खासी भारी रकम दी तो उसने मुझे बताया कि सिडनी के साथ वाले कमरे में एक लड़की मार्सिया रहती थी। इस लड़की की कौमियत भी ग्रेटलैंड की थी और वो अक्सर सिडनी के साथ ही आती जाती रहती थी, और जब सिडनी अपने कमरे से गायब हुआ तो इस मार्सिया ने भी कमरा छोड़ दिया था, जोसेफ ने जवाब दिया। फिर ऑस्टन ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस, इस वेटर से मैंने इस मार्सिया का हुलिया मालूम किया और उसके साथ ही वेटर ने मुझे बताया कि मार्सिया सिडनी की अदम मौजूदगी में क्लब की लॉबी में एक बदनाम क्लब के सुपरवाइजर जैकी से बड़े पुरस्कार अंदाज में मुलाकातें करती रहती थी। इस वेटर ने बताया कि जैकी असलहे का बहुत बड़ा स्मगलर भी है और इंतहाई खौफनाक गुंडा भी है। इस जैकी का अड्डा दारुल हुकूमत से 120 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर समंदन में है। वहां इसने बाकायदा जैकी होटल खोल रखा है जो गुंडों, स्मगलरों और बदमाशों से हर वक्त भरा रहता है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, असलहे का स्मगलर? ओह, ये तो वाकई अहम इत्तला है, लेकिन वो जैकी भी बराह रास्त सिडनी से मिलता रहता था या नहीं? ऑस्टन ने पूछा। मुझे जो कुछ मालूम हुआ है उससे यही जाहिर होता है कि इसका राब्ता सिडनी से नहीं बल्कि मार्सिया से रहता था, जोसेफ ने जवाब दिया। इस मार्सिया का सुराग लगाया जाना जरूरी है क्योंकि इस इत्तला के बाद लगता है कि सिडनी की असल आलयकार ये लड़की मार्सिया हो सकती है। अगर वो मिल जाए तो सिडनी पर भी हाथ डाला जा सकता है और इस बारे में तफसीली मालूमात भी हासिल हो सकती हैं। तुम कहां से बोल रहे हो? ऑस्टन ने कहा। मैं दारुल हुकूमत के एक पब्लिक फोन बूथ से बात कर रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, तुम ऐसा करो कि एक तफसीली नक्शा हासिल करो ताकि समंदन का रास्ता मालूम हो सके। मैं फौरन वहां पहुंचकर इस जैकी पर हाथ डालना चाहता हूँ, ऑस्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा। तो ऑस्टन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये वाकई इंतहाई अहम तरीन इत्तला है। इस जैकी से लाजमन सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें अब मेकअप करना होगा, डेविड ने कहा तो ऑस्टन बेख्तियार चौंक पड़ा। मेकअप क्यों? यहाँ हमें कौन जानता है? ऑस्टन ने कहा। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि इस लड़की नरगिस से इमरान ने अस्पताल में अलहदगी में मुलाकात की है और इमरान की मुलाकात का मतलब है कि अब वो लामहला हम दोनों को ट्रेस कर रहा होगा। और चूंकि इस वक्त हमारे जहन में ये बात ना थी कि इस लड़की नरगिस से इमरान भी मुलाकात कर सकता है, इसलिए हम दोनों इस लड़की नरगिस से असल हुलियों में मिले थे। लामहला हमारे हुलियों की तफसील इमरान तक पहुंच गई होगी और हो सकता है कि इस वक्त पूरे दारुल हुकूमत में हमारी तलाश जारी हो, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान तो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वो एक आम सी लड़की पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में दिलचस्पी क्यों ले सकता है? ऑस्टन ने कहा। वो हर काम कर सकता है, वो किसी हदूद का पाबंद नहीं है और जिस अंदाज में वो काम करता है अब तक लाजमन इसे सिडनी और स्पेशल एजेंसी के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। इसलिए हमारी बेहतरी इसी में है कि हम मेकअप में रहें और नाम भी बदल लें, डेविड ने कहा। ठीक है, मैं कोई रुकावट नहीं चाहता, इसलिए वाकई ऐसा होना चाहिए। हमारे पास दूसरे कागजात मौजूद हैं, इसलिए अब हम इन कागजात की रूह से अपने आप को बदल लेते हैं, ऑस्टन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही डेविड भी उठकर खड़ा हुआ और फिर वो एक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गए ताकि दूसरे कागज के मुताबिक अपनी मेकअप कर ले। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक कार में सवार दारुल हुकूमत से समंदन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर भारी जिस्म का जोसेफ था जबकि उकबी सीट पर ऑस्टन और डेविड इकट्ठे बैठे हुए थे। अगर पहले मालूम कर लेते कि जैकी वहां मौजूद है या नहीं तो बेहतर था, डेविड ने कहा। वो ना भी होगा तो इसका कोई असिस्टेंट होगा, उससे मालूमात मिल जाएंगी, ऑस्टन ने जवाब दिया।
तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो समंदर शहर की हदूद में दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा शहर था। यहाँ बड़ी बड़ी 2 फैक्ट्रियां भी मौजूद थीं, इसलिए यहाँ आबादी भी काफी थी। लोगों से पूछने के बाद वो शहर के एक किनारे पर वाक़े जैकी क्लब पहुंच गए। क्लब की इमारत तो बड़ी ना थी, लेकिन उसका अहाता काफी वसी था और इस पर जैकी क्लब का नियॉन साइन जल बुझ रहा था। जोसेफ ने कार कंपाउंड गेट पे दाखिल की और फिर उसे एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ लेकर गया। पार्किंग में काफी कारें मौजूद थीं। वो तीनों नीचे उतरे और फिर तेज कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब में आने जाने वाले सब अपनी शक्लों से ही जुराइम पेशा अफराद दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तीनों चूंकि गैर मुल्की थे, इसलिए उन्हें देखकर आने जाने वाले इनके लिए रास्ता छोड़ देते थे। क्लब का हॉल काफी बड़ा था और वो औरतों और मर्दों से तकरीबन भरा हुआ था, लेकिन वहां मौजूद तमाम मर्दों और औरतों का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ही लगता था, क्योंकि हॉल में घटिया शराब की तेज और नागवार बू के साथ साथ मंशियात की गलीज बू और गाढ़ा धुआं जैसे भरा हुआ लग रहा था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिस पर 2 पहलवान नुमा गुंडे मौजूद थे, जिनमें से एक तो सर्विस देने में मसरूफ था, जबकि दूसरा सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ था। जैसे ही ऑस्टन, डेविड और इसके पीछे जोसेफ अंदर दाखिल हुए, ये पहलवान नुमा आदमियों ने देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। शायद उनके गैर मुल्की होने की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पूरे हॉल में एक भी गैर मुल्की नजर ना आ रहा था। ऑस्टन और डेविड दोनों काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, इस पहलवान नुमा आदमी ने सीने पर बंदे हाथ खोलकर मौदबाना लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक स्कॉटलैंड से है और हमने जैकी से मिलना है। हमारे पास उनके लिए एक बड़ा काम है, ऑस्टन ने कहा। ओह अच्छा, मैं पूछता हूँ आपका नाम जनाब? इस आदमी ने काउंटर पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। वो हमें नाम से नहीं जानते, हमारे पास उनके लिए एक टिप मौजूद है, ऑस्टन ने जवाब दिया। तो इस पहलवान नुमा आदमी ने रिसीवर कान से लगाकर यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। बॉस, काउंटर से टोनी बोल रहा हूँ। स्कॉटलैंड से 3 गैर मुल्की आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास आपके लिए कोई बड़ा काम है। इस पहलवान नुमा आदमी ने अपना नाम टोनी बताया था। मौदबाना लहजे में कहा, जी हाँ, मैंने पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप इन्हें नामों से नहीं जानते। उनके पास आपके लिए कोई मखसूस टिप है। टोनी ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद इसी तरह मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, यस सर। दूसरी तरफ से सुनने के बाद टोनी ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर उसने इशारे से एक साइड पर मौजूद आदमी को बुलाया। मेहमानों को बॉस के ऑफिस तक पहुंचा दो, टोनी ने ऑस्टन और उसके साथियों की तरफ सर हिलाते हुए कहा। आइए सर, इस आदमी ने कहा, और ऑस्टन ने टोनी का शुक्रिया अदा किया और फिर इस आदमी के पीछे चलता हुआ राहदारी की तरफ मुड़ गया। डेविड और जोसेफ भी उसके पीछे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक ऑफिस में दाखिल हो रहे थे, जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। ऑफिस का दरवाजा देखते ही ऑस्टन समझ गया कि ऑफिस साउंड प्रूफ है। ऑफिस के बाहर भी 2 मुसल्ला गुंडे मौजूद थे। अंदर एक बड़ी सी मेज के पीछे एक भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर सूट था, लेकिन चेहरे मोहरे से वो छटा हुआ गुंडा और बदमाश नजर आ रहा था। इसकी छोटी छोटी आंखों में सांप की सी चमक थी। खुश आमदीद जनाब, मेरा नाम जैकी है, इस आदमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। मेरा नाम रोस्टर है और ये मेरे साथी हैं जैकब और रिचर्ड। हमारा ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। ऑस्टन ने मुसाफा करते हुए अपना और अपने साथियों का तारुफ कराया, तो जैकी ने इन दोनों से भी मुसाफा किया और फिर वो तीनों मेज की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। इसी लम्हे ऑफिस का अंदरूनी दरवाजा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब की एक बोतल और 4 गिलास रखे हुए थे। इस मुलाजिम ने गिलास मेज पर रखे और फिर शराब की बोतल खोलकर इसने चारों गिलास आधे आधे भरे और फिर बोतल बंद करके उसने मेज पर रखी और खाली ट्रे उठाए वापस अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। शुक्रिया, खासी अच्छी शराब है, ऑस्टन ने चुस्की लेते हुए कहा। यह इंतहाई पुरानी शराब है, मैंने खास मेहमानों के लिए मंगवा कर रखी हुई है। आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जैकी ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। मुझे स्कॉटलैंड की एक तंजीम के लिए भारी मिकदार में असलहा चाहिए। कीमत की आप फिक्र ना करें, मुंह मांगी कीमत कैश दी जाएगी, लेकिन असलहा फौरी और हमारे मकसद का होना चाहिए और इसे स्कॉटलैंड तक पहुंचाना भी आपका ही काम होगा, ऑस्टन ने कहा। असलहा? लेकिन मेरा असलहा से क्या ताल्लुक? मैं तो क्लब का मैनेजर हूं, जैकी ने कहा तो ऑस्टन बेख्तियार हंस पड़ा। ग्रेटलैंड की मार्सिया आपकी गाहक हैं, उन्होंने हमें आपकी टिप दी है, ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्सिया?
ओह, वो आपको कहाँ मिल गई? जैकी ने चौंक कर पूछा। उसका ताल्लुक जिस सोसाइटी से है, इस तरह की तंजीम स्कॉटलैंड में भी मौजूद है, इसलिए हमारे राब्ते रहते हैं। बहरहाल आप अगर काम नहीं कर सकते तो साफ जवाब दे दें, हम दारुल हुकूमत में कोई और पार्टी तलाश कर लेंगे। ऑस्टन ने जवाब देते हुए कहा। क्या मार्सिया ने कोई निशानी भी दी है? जैकी ने पूछा। नहीं, उसने कहा था कि उसका नाम ही काफी है, आप बेशक उनसे पूछ लें, वो यहीं तो हैं। ऑस्टन ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा और जैकी चलने में खामोश बैठा रहा, जैसे कोई फैसला ना कर पा रहा हो। फिर से एक तवील सांस लेते हुए कंधे उचकाए। कितना माल चाहिए? जैकी ने कहा। बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन इससे पहले तुम हतमी तौर पर हमारी तरफ से मुतमईन हो जाओ, क्योंकि ये इंतहाई सीरियस मसला है, हम इसे इस अंदाज में डील नहीं कर सकते। ऑस्टन ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी मालूम तो हो कि कितनी मालियत का ऑर्डर हो सकता है? जैकी ने कहा। एक खेप 10 करोड़ डॉलर की भी हो सकती है, और हमें हर तीसरे माह खेप चाहिए, ऑस्टन ने जवाब दिया। तो जैकी बेख्तियार उछल पड़ा। 10 करोड़ डॉलर की एक खेप और हर तीसरे माह खेप चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप कैश में अदायगी कर सकते हैं? जैकी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे हैरत से इसका सांस रुकने लग गया हो, और ऑस्टन बेइख्तियार हंस पड़ा। हमारी तंजीम मार्सिया की सोसाइटी से कहीं ज्यादा बड़ी है और वसी नेटवर्क की हामिल है, हमारे लिए ये मामूली बात है। असल मसला ये कि मुझे मालूम है कि आज तक इंतहाई कामयाबी से तुम इंतहाई खुफिया अंदाज में काम कर रहे हो, और इसलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है, ऑस्टन ने जवाब दिया। तो जैकी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। ऑस्टन की नजरें नंबरों पर जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही जैकी ने आखिरी नंबर प्रेस करके हाथ उठाया, ऑस्टन ने हाथ बढ़ाकर कैडल पर हाथ रख दिया। क्या मतलब? जैकी ने चौंक कर कहा। रिसीवर रख दो और हमारी बात सुनो, ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने हाथ हटा लिया। तो जैकी ने रिसीवर रख दिया। क्या बात है? जैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मार्सिया कहाँ मौजूद है, उसका पता बता दो, ऑस्टन ने शराब के गिलास को पकड़ते हुए कहा। तो जैकी बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? क्या मतलब? जैकी ने कहा। उसके चेहरे पर अब शक के तासुरात उभर आए थे, और उसका हाथ मेज से घिसट कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि ऑस्टन ने बिजली की सी तेजी से गिलास उठाकर इसमें मौजूद शराब जैकी के चेहरे पर फेंक दी, और जैकी चीख मारकर पीछे हटा, और उसके दोनों हाथ तेजी से अपने चेहरे की तरफ बढ़े ही थे कि डेविड और जोसेफ उठकर बिजली की सी तेजी से बैरूनी और अंदरूनी दरवाजों की तरफ बढ़ गए, जबकि ऑस्टन भी बिजली की सी तेजी से उठा और उसके साथ ही इसका बाजू घूमा, और जैकी जो अभी तक अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसल्ले में मसरूफ था, चीखता हुआ कुर्सी समेत साइड पर गिरा। नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन इसी में अंदरूनी दरवाजे के सामने खड़े जोसेफ की लात हरकत में आई, और जैकी ने कनपट्टी पर पड़ने वाली जोरदार जरब ने जैकी को एक बार फिर नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे गिरकर एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। ऑस्टन ने झुककर उसे उठाया और एक सोफे पर कुर्सी पर डाल दिया। डेविड, आकर इसका कोट इसकी पुश्त से नीचे कर दो, फिर यह हरकत ना कर सकेगा, ऑस्टन ने बैरूनी दरवाजे के सामने खड़े डेविड से कहा, और डेविड सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा, और फिर इन दोनों ने मिलकर जैकी का कोट इसके कंधों से उतारकर उसकी पुश्त की तरफ काफी नीचे कर दिया। जोसेफ, तुम अंदरूनी रास्ते को चेक करके आओ, और जो दरवाजा हो वो बंद कर देना, ताकि उधर से अचानक कोई ना आ जाए, ऑस्टन ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ सर हिलाता हुआ अंदरूनी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चला गया, जबकि ऑस्टन ने सोफे की कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए जैकी के चेहरे पर मुसलसल जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। चंदी थप्पड़ों के बाद जैकी चीख मारकर होश में आ गया, तो उसका जिस्म तन गया। इसने उठने की कोशिश की, उसकी आंखें अभी तक मंदी हुई थीं और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। ऑस्टन ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसकी नाल उसने जैकी की गर्दन से लगा दी। मार्सिया का पता बताओ, ऑस्टन ने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो? जैकी ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। अब उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल ली थी। हमने मार्सिया से मिलना है, जल्दी बताओ वरना, ऑस्टन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, जैकी ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। तो ऑस्टन ने मशीन पिस्टल हटाया और दूसरे लम्हे इसका बायां हाथ बिजली की सी तेजी से जैकी की तरफ बढ़ा और जैकी की गर्दन पर जम गया। उसे हाथ उठाकर का अंगूठा मखसूस अंदाज में इसकी गर्दन पर रखकर उसे दबाया तो जैकी का जिस्म यकलख्त कांपने लग गया। बोलो, जवाब दो वरना, ऑस्टन ने गुर्राते हुए कहा और अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। वो जेस्को क्लब में रहती है,
जेस्को क्लब में, जैकी ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे ना चाहने के बावजूद बता रहा हो, और ऑस्टन ने इसकी कनपटी से पिस्टल लगाया और फिर ट्रिगर दबा दिया। हल्के से धमाके के साथ ही जैकी की खोपड़ी बेशुमार टुकड़ों में तब्दील हो गई और ऑस्टन बिजली की सी तेजी से पीछे हटा और जैकी की लाश औंधे मुंह सोफे पर गिर गई। इसीलिए में जोसेफ अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ गया। बॉस, इधर से एक खुफिया रास्ता बाहर जाता है, एक और होटल में, जोसेफ ने कहा। हाँ आओ, उधर से निकल चलते हैं। आओ डेविड, ऑस्टन ने कहा और तेजी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो क्लब के उकबी तरफ एक खाली अहाते में मौजूद थे। फिर वहां से घूमकर वो वापस पार्किंग में आए और थोड़ी देर बाद इनकी कार तेजी से पार्किंग से निकलकर इस सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जो वापस दारुल हुकूमत की तरफ जाती थी। ये जेस्को क्लब कहीं यहाँ समंदर में ना हो, डेविड ने कहा। ओह हाँ, वाकई। जोसेफ, कार किसी फोन बूथ के करीब रोक दो, ऑस्टन ने कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इसने कार एक फोन बूथ के करीब रोक दी तो ऑस्टन ने तेजी से नीचे उतरा और फोन बूथ में दाखिल हो गया। इसने रिसीवर उठाया और पहले इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। उसे मालूम था कि इंक्वायरी से बात करने के लिए कोई कार्ड पंच ना करना पड़ता था, इसलिए इसने फोन पीस में कोई कार्ड ना डाला था। यस, इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। जेस्को क्लब का नंबर दें, ऑस्टन ने कहा। जेस्को क्लब? इस नाम का तो कोई क्लब समंदर में नहीं है जनाब, शायद दारुल हुकूमत में हो, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, फिर दारुल हुकूमत के लिए राब्ता नंबर दे दें, ऑस्टन ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो ऑस्टन ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर रिसीवर क्रैडल पर रखकर वो तेजी से बाहर आ गया। क्या हुआ? डेविड ने ऑस्टन के कार में बैठते ही पूछा। दारुल हुकूमत चलो, जोसेफ, ऑस्टन ने डेविड की बात का जवाब देने की बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और उसके साथ ही कार एक झटके से आगे बढ़ने लगी। क्लब दारुल हुकूमत में ही है, ऑस्टन ने जवाब दिया। क्या नंबर भी वही है जो इस जैकी ने डायल किया था? डेविड ने पूछा। यहाँ की इंक्वायरी को वहां का नंबर मालूम ना था, अलबत्ता मैंने इसे यहाँ से दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर मालूम किया तो इसने वही नंबर बताया जो पहले इस जैकी ने प्रेस किया था। इस तरह ये बात कंफर्म हो गई कि जैकी भी दारुल हुकूमत ही कॉल कर रहा था, ऑस्टन ने जवाब दिया और डेविड ने इस बात में सर हिला दिया जबकि उनकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। सफदर ने कार मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर रोकी जबकि साइड सीट पर तनवीर मौजूद था। तुम बैठो, मैं भी मालूम करके आता हूँ, सफदर ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों जूलिया के हुक्म पर नवाब अब्दुल कादिर की रिहाइशगाह से इसकी बेटी नरगिस को अगवा करने वालों को तलाश कर रहे थे और फिर इसी तलाश के सिलसिले में वो नवाब अब्दुल कादिर की कोठी से कुछ फासले पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पहुंच गए थे जहां से उन्होंने रात की ड्यूटी देने वाले स्टाफ के बारे में मालूमात हासिल की। तो उन्हें बताया गया कि रात को ड्यूटी पर सिर्फ 2 आदमी होते हैं जिनमें से एक करीब ही एक मकान में रहता था। इसका पता वगैरह पूछकर वो दोनों इसकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए और फिर इस आदमी ने उन्हें बताया कि पिछली रात उसने एक स्याह रंग की कार को इस कोठी के गिर्द कई चक्कर लगाते देखा था और फिर इत्तेफाक से वो कार पेट्रोल लेने इसके पंप पर पहुंच गई। इसमें 3 गैर मुल्की सवार थे। उन्होंने टैंकी फुल करवाई और फिर वापस नवाब साहब की कोठी की तरफ चले गए। इस पंप वाले ने उन्हें ना सिर्फ कार का नंबर बता दिया था बल्कि इसका मॉडल वगैरह भी बता दिया था क्योंकि ऐसे लोग ऐसी चीजों को खास तौर पर चेक किया करते थे। और अब ये दोनों वहां से सीधे यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे थे ताकि इस नंबर की मदद से वो इसके मालिक का सुराग लगा सके। सफदर थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया और कार का दरवाजा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्या मालूम हुआ? तनवीर ने पूछा। ये कार मास्टर स्टेट एजेंसी के नाम से रजिस्टर्ड है, सफदर ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद सफदर ने कार मास्टर स्टेट एजेंसी के ऑफिस के सामने ले जाकर रोक दी और फिर वो दोनों ही नीचे उतरकर अंदर दाखिल हो गए। यस सर, दरवाजे के साथ ही मौजूद काउंटरमैन ने उनसे मुखातिब होकर कहा। स्पेशल पुलिस मैनेजर से बात करनी है, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, सामने ऑफिस है उनका, काउंटरमैन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और साथ ही इशारा कर दिया। तो सफदर और तनवीर इस ऑफिस की तरफ बढ़ गए। ये शीशे का केबिन था। अंदर एक मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा फोन पर बातें कर रहा था। इन दोनों के अंदर दाखिल होते ही उसने रिसीवर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। आइए सर, खुश आमदीद, मैनेजर ने खालिसतन कारोबारी लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है,
सफदर ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से सरकारी कार्ड निकालकर मैनेजर के सामने कर दिया। ओह यस सर, तशरीफ रखें सर, मैनेजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमायां हो गए थे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है, सफदर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यस सर, हम हर तरह से ताउन करेंगे सर, मैनेजर ने भी दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तनवीर भी खामोशी से सफदर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। आपके इदारे के नाम एक कार रजिस्टर्ड है, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है, सफदर ने कहा। क्या नंबर है उसका जनाब, मैनेजर ने चौंक कर पूछा। तो सफदर ने नंबर बता दिए। क्या मालूमात चाहिए जनाब, मैनेजर ने पूछा। ये कार इस वक्त किसके पास है, सफदर ने जवाब दिया। क्या कोई सीरियस मसला हो गया है, मैनेजर ने एक बार फिर परेशान होते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये कार एक हसास इलाके के करीब कई बार देखी गई है, इसलिए हम इस बारे में इत्मीनान करना चाहते हैं, सफदर ने जवाब दिया। तो मैनेजर ने इस बात में सर हिलाते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए और फिर से कार का नंबर बताकर किसी को इसका रिकॉर्ड लेकर आने के लिए कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक रजिस्टर और एक कार्ड मौजूद था। इस रजिस्टर और कार्ड मैनेजर के सामने रख दिया और फिर खुद एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। ये कार निशात कॉलोनी की कोठी नंबर 12A से मुतालिक है जनाब, और ये कोठी मिस्टर ऑस्टन जिनका ताल्लुक ग्रेटलैंड से है ने बुक कराई हुई है, मैनेजर ने कार्ड को देखते हुए कहा। क्या आपने इनके कागजात की नकल रखी है, सफदर ने पूछा। यस सर, ये देखें, मैनेजर ने कहा और कार्ड के साथ मुंसलिक कागज दिखा दिया। ये कार्ड मुझे दे, सफदर ने कहा और कार्ड मैनेजर के हाथ से ले लिया और फिर कार्ड पर दर्ज तफसीलात पढ़ी और फिर इसने इसके साथ मुंसलिक कागज को गौर से देखा और फिर कार्ड वापस कर दिया। ओके, शुक्रिया। वैसे क्या ये कहने की जरूरत होगी, क्या आप या ये साहब इस मामले में खामोश रहेंगे, सफदर ने कहा। जनाब, स्पेशल पुलिस से ताउन तो हमारा फर्ज है और हम हमेशा कानूनी हदूद में रहकर काम करते हैं, मैनेजर ने जवाब दिया। सोच लें, अगर वहां कोठी पर यहां से फोन किया गया तो फिर सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि ये अहम सरकारी मामला है, सफदर ने उठते हुए कहा। आप कतई बेफिक्र रहें, हम जिम्मेदार लोग हैं जनाब, मैनेजर ने भी उठते हुए कहा। शुक्रिया, सफदर ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तनवीर भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।